नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन ब्लड हम लोग पढ़ रहे थे। पहला पार्ट जो है आप लोगों ने देखा होगा, आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे, उसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे। तो आज का जो मेन फोकस है वो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी किस तरह से जो है रक्तदान किया जाता है। एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को जो रक्त देता है, ब्लड देता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, किसको नहीं दे सकता है, हृदय के विभिन्न रोग, तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारी जो है पीसीएस और जूनियर असिस्टेंट दो टेस्ट सीरीज इस समय रन कर रही हैं। दोनों में से आप जिस भी एग्ज़ाम को देने के इच्छुक हो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको जो है डिकोड एग्ज़ाम का ऐप गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करना है। वहाँ पर अगर आप नए यूज़र हैं उस ऐप पर तो साइन अप प्रोसेस पूरा करके लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद जो है आपको टेस्ट सेक्शन में जाकर दोनों टेस्ट दिख जाएंगे, जूनियर असिस्टेंट का भी और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का भी। तो आप जिसके में जाना चाहते हैं उसमें इंटर करिए और वहाँ पर दोनों ही टेस्ट में फ्री डेमो टेस्ट आप दे सकते हैं। साथ में ही फ्री डेमो टेस्ट की पूरी डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ फाइल वहाँ पर अपलोड है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो पीसीएस का हमारा टेस्ट है, यूपी पीसीएस का, उसमें कुल 25 टेस्ट हैं, जिनमें क्वेश्चंस को हम लोगों ने बाइलिंगुअल रखा है, लेकिन व्याख्या जो है हिंदी में ही है। तो आपकी सरलता के लिए क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल कर दिया है और जब आप ऑनलाइन जो है टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो एक साथ ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों के ही जो है आपको दिखाई देगा उस प्रश्न का वर्जन। इसी प्रकार से जूनियर असिस्टेंट की अगर बात करें तो उसमें हमारे कुल 10 टेस्ट हैं और 10 टेस्ट के अलावा जो है 3 पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स की दी जाएगी, जिसमें से 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आप जो है चाहे टेस्ट को ज्वाइन करें ना ज्वाइन करें, ये आपका जो है निर्णय बाद में होगा। आप अभी जो है डिकोड एग्जाम का ऐप डाउनलोड करके हमारा डेमो टेस्ट एक बार जरूर दें और उसकी पीडीएफ फाइल को अवश्य पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी जो है कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया क्या है, तो वहां पर एक महत्वपूर्ण बिंदु छूट गया था। बाकी हमने फाइब्रिनोजन प्रोटीन के बारे में, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन सब कुछ पढ़ा था, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे एक जरूरी और फैक्टर है, वो क्या है? नैप्थोक्विनोन या फिल्लोक्विनोन, जिसको हम लोग साधारण तौर पे विटामिन के के नाम से जानते हैं। विटामिन के की जो है ब्लड क्लॉटिंग में या ब्लड कोआगुलेशन भी कहते हैं उसको, इसमें बहुत ही जो है अच्छी भूमिका होती है। और अगर विटामिन के की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमारा जो है ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया नामक रोग जो है, जिसके अंतर्गत जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? विटामिन के जो है लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण का कार्य करता है, यानी प्रोथ्रोम्बिन जो है प्रोटीन वो कहाँ बनती है? लीवर में बनती है, और उसको स्टिमुलेट कौन करता है? विटामिन के। डोएजी एंड डैन को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में विटामिन के की खोज करने के लिए वर्ष 1943 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शरीर में इस विटामिन के अभाव की स्थिति में चोट लगने पर रक्त का स्राव अनियंत्रित हो जाएगा, यानी जो ब्लीडिंग है वो रुकेगी ही नहीं, क्योंकि रक्त का थक्के जमने की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। विटामिन के जो कुछ भोज्य पदार्थों में उपस्थित रहता है और बैक्टीरिया द्वारा आंतों में भी जो है, हमारी इंटेस्टाइन में भी इसका सिक्रीशन होता है। तो इसे प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए यकृत में शोषित होना पड़ता है। तो ये जो है विटामिन के का क्या रोल है उसके संबंध में। अब जो है ह्यूमन ब्लड के बारे में थोड़ी सी जो है सामान्य बातें जो आप जानते भी हैं। हमारा जो पीएच है ब्लड का वो कितना होता है? 7.4। तो 7.4 कैसा पीएच हो जाएगा? स्लाइटली एल्कलाइन हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि ब्लड कैसा होता है, तो ब्लड जो है हल्का सा क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि 7 न्यूट्रल होता है और ये 7.4 ये औसत है, एक जो है सामान्य। कभी कभी ये 7.3 से 7.4 तक भी आपको लिखा मिल सकता है। अब जो ब्लड है इसमें उपस्थित CO2
रुधिर के पीएच मान को कम करके हृदय गति को बढ़ाता है। तो क्वेश्चन कभी ये पूछा जा सकता है कि जो हमारे ब्लड का पीएच है वो किसके द्वारा कम किया जाता है। तो हमारे ब्लड में जब वो अनऑक्सीजनेटेड होता है, यानी जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, उस समय जो है पीएच मान को कम कर देता है और हृदय की गति यानी हार्ट बीट को बढ़ा देता है। फिर अम्लीयता या एसिडिटी हृदय की गति को अधिक तथा क्षारीयता जो है हृदय की गति को कम करता है। तो ये दोनों चीजें याद रख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। एसिडिटी अगर है यानी एसिडिक कंडीशन हो रही है तो हृदय की गति कम हो जाएगी, गति अधिक हो जाएगी, और एल्कलिनिटी बढ़ रही है तो हृदय की गति जो है कम हो जाएगी। फिर हृदय गति को नियंत्रित करने में पोटेशियम की जो है मुख्य भूमिका होती है। अब जो है कई सारे ब्लड ग्रुप अभी जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ए बी और ओ, ये 4 तो नोन है, उनके RH फैक्टर नोन है, लेकिन एक दो रेयर ब्लड ग्रुप ऐसे हैं जो चर्चा का विषय हमेशा से रहे हैं। तो इनमें जो है 2 ब्लड ग्रुप INRA, एक ब्लड ग्रुप का नाम है INRA और दूसरे का बॉम्बे। इसका दूसरा नाम क्या है, इसको HH टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप कहते हैं। वैसे ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन कभी पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो है कुछ अलग जो है इसमें है। तो HH जो है ब्लड ग्रुप, इसको जो है इनरा और बॉम्बे के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज बॉम्बे ब्लड ग्रुप इसको नाम इसलिए दिया गया था कि सूरत के पास में जो है इसको एक हॉस्पिटल में एक बार एनालाइज किया गया था, और अभी तक वर्ल्ड में केवल 7 लोग ऐसे हैं जिनका पता चला है, और भी लोग हो सकते हैं क्योंकि ये रेयर कंडीशन है। केवल 7 लोगों में इस ब्लड ग्रुप का, इस टाइप के ब्लड ग्रुप का पता चला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ब्लड ग्रुप पे हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सामान्य से सवाल आते हैं कि माता का ब्लड ग्रुप ये है, पिता का ये है, तो बच्चे में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप संभावित है। यह 4 ऑप्शन दिए हैं, बच्चे में कौन सा संभावित नहीं है। तो इसको जो है रटने की आवश्यकता नहीं, इसको बहुत आसानी से याद किया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं, ये आपके चार्ट सामने है, ये चार्ट आपको हर बुक में मिल जाएगा, लेकिन वहां पर जो है ये ए को डबल ए नहीं लिखा जाता है, उसको कॉमनली जो है ए लिख देते हैं, बी को बी लिख देते हैं, डबल ओ को ओ लिख देते हैं। लेकिन यहां पर एक किस फॉर्म में लिखा है, एलिलिक फॉर्म में। एलिल्स क्या होते हैं, जो जोड़े में जीन्स होते हैं उनको हम एलिल्स कहते हैं। इसको सामान्य भाषा में इसी तरह से कहा जाएगा। तो अगर आप इसको समझ गए तो पहले एक बार इस चार्ट को जो है नजर डालते हैं, फिर हम ये बताएंगे किस तरह से जो है ब्लड ग्रुप का निर्धारण आप कर सकते हैं। तो अगर ए है तो क्या होगा, बच्चे में ए हो सकता है। अगर ए और बी आपस में मिलते हैं तो ए बी हो सकता है। बी और ए बी आपस में मिलते हैं तो यहां पर कंडीशन ए बी और बी की हो सकती है। तो इस तरह से ये आप जो है सारी जो है चीजें समझ रहे हैं। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो एलिल्स हमने वहां पर यूज किए हैं उसको पहले समझ लीजिए। एलिल्स से जो है अगर ए कहीं लिखा है तो वो ए टाइप ब्लड ग्रुप हुआ, ये आप समझ सकते हैं। ए ओ है तो वो ए है, बी है तो बी है, बी ओ है तो वो बी है, अगर ओ है तो ओ है, और ए बी है तो ए बी ही टाइप ब्लड ग्रुप समझा जाएगा। अब हम मान लीजिए माता पिता कंसीडर करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि ए बी और ए ओ का जो है हम क्रॉस करा के जो है चार्ट तैयार करते हैं। तो एक ब्लड ग्रुप हमारे सामने ए ओ हो गया और एक ए बी हो गया। तो ए ओ की कोडिंग क्या होती है, ए टाइप, यानी आप इसको अगर सिंपल कहें तो ये ब्लड ग्रुप ए है और ये तो ए बी है ही है। अब इसको हम कितनी संभावनाएं हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप जो है ए को ए से मिला देंगे इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, यहां पर डबल ए आ जाएगा। अब ए को आप किससे मिला देंगे, बी के साथ मिला देंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब दूसरी संभावना क्या है, इसका ओ आ जाए और इसका ए आ जाए, और ओ के साथ हम बी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, बी ओ हो जाएगा। क्योंकि
अब इसको OA या OB नहीं लिखेंगे क्योंकि ऐसा कोई ही जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन नहीं होता है। तो AO BO। अब इसको हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो AA कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? A हो गया। AB तो AB ही रहा। फिर AO यानी A ब्लड ग्रुप, और BO का अर्थ क्या हुआ? B ब्लड ग्रुप। यानी यहां पर क्या क्या संभावनाएं हैं? 3 संभावनाएं हैं कि या तो उसका ब्लड ग्रुप A होगा जो 2 बार यहां पर आ रहा है, या AB होगा या B होगा। अब इसको हम जो चार्ट हमने पहले देखा है उससे इसको मैच करके देखते हैं। तो हम कहां देखते हैं? AO का हमने यहां पर क्रॉस कराया था, और किसके साथ कराया था? AB के साथ कराया था। तो AO और AB आप देख लीजिए वही रिजल्ट हैं। AA, AB, AO और BO, ये 4 कंडीशंस यहां पर हैं। तो अगर आप इसको ब्लड ग्रुप को एलिल फॉर्म में याद रखेंगे, यानी जो फॉर्मेट यहां पर दिया हुआ है, अगर आपको ये याद है, अगर आप सिंपली A, B और AB और O याद रखेंगे, तो आप जब इस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी कि कौन सा ब्लड ग्रुप बच्चे में जा सकता है, वहां पर दिक्कत होगी। लेकिन जब आप इसको एलिल फॉर्म में यानी जो है इसके जोड़े के फॉर्म में याद रखेंगे, तो आप आसानी से जो है इस तरह से क्रॉस कराकर जो है पता लगा सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप यहां पर बच्चे में जाएगा। अब आगे चलते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी रक्त आदान, जो एक दूसरे को रक्त चढ़ाया जाता है मानव का। तो रक्त आदान जानने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी यह है जानना कि एंटीजन और एंटीबॉडी किस ब्लड ग्रुप में कौन सा पाया जाता है। आप जो है निश्चित तौर पर इसको जानते होंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो एंटीजन होता है वो कहां होता है? वो हमारे आरबीसी में होता है। कभी क्वेश्चन आ सकता है अगर सिंपल क्वेश्चन आया। और जो एंटीबॉडी होती है वो प्लाज्मा में पाई जाती है। तो एंटीजन ए में कौन सा होगा? ए होगा। बी में कौन सा होगा? बी होगा। ए बी में कौन सा होगा? ए बी होगा। और ओ का मतलब 0, यानी इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा। इससे क्या पता चला आपको कि जो ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया है वो उसकी आरबीसी में उपस्थित एंटीजन के कारण दिया गया है, उसका एंटीबॉडी से संबंध नहीं है। अब जो एंटीजन है उसके विपरीत जो है एंटीबॉडी बनेगी। तो ए में एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी? बी हो जाएगी। बी में ए हो जाएगी। और ए बी में जब दोनों पाया जा रहा है तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी। और ओ में जब कोई भी एंटीजन नहीं है तो ए और बी दोनों ही तरह की एंटीबॉडी इसमें पाई जाएगी। अब भारतीय समाज में सबसे ज्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप जो है प्रिवेलेंट है? तो ये एक अनुमानित जो है डाटा है। इसके अनुसार बी और ए ये जो है सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद ए पाया जाता है। और ए बी जो है बहुत कम प्रतिशत में जो है भारतीय समाज में या इंडियन पॉपुलेशन में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये इमेज जो है आपने विकिपीडिया पे जरूर देखी होगी, काफ़ी फेमस भी है और इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है एंटीबॉडी एंटीजन का कॉन्सेप्ट। तो ये आरबीसी का आपका टाइप दिया है ए बी ए और ओ। तो आरबीसी में जो एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन इसके अंदर जो है कौन सा है? ए है। और एंटीबॉडी इसमें कौन सा है? बी है। उसी के आधार पर जो उसका नामकरण किया जाता है। तो इसमें कुछ विशेष बात नहीं, पिछले चार्ट का ही ये जो है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हमने एंटीबॉडी और एंटीजन की बात की, लेकिन एंटीबॉडी और एंटीजन होता क्या है? तो एंटीबॉडी और एंटीजन, ब्लड में एंटीबॉडी और एंटीजन का जो अध्ययन कहलाता है यही सेरोलॉजी कहलाता है। कभी कभी इसको हम सीरम का अध्ययन कह देते हैं, वो भी सही है। लेकिन कभी ये भी पूछा जा सकता है कि एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन ब्लड के क्या कहलाता है? सेरोलॉजी कहते हैं। एंटीबॉडी होती क्या है? ये गोलाकार प्रोटीन होती है जिसको ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। और एंटीबॉडी एंटीजन के साथ प्रतिक्रिया करके उनको नष्ट करने का कार्य करती है। एंटीजन का मतलब
कोई भी जो है ऐसा वाह्य तत्व जिसके खिलाफ जो है हमारा शरीर जो है आक्रमण करता है, और आक्रमण करता है तो प्रतिक्रिया में क्या प्रोड्यूस होता है, एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी उस एंटीजन को रिमूव करने का, खत्म करने का काम करता है। इनको इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। रक्त में 3 प्रकार के ग्लोबुलिन पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, अल्फा, बीटा और गामा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। रक्त में यानी ब्लड में 3 प्रकार की ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती हैं, जिनको अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। एंटीबॉडी जो गामा होती है ये ग्लोबुलिन है, और जो रक्त के प्लाज्मा प्रोटीन का 20% भाग बनाती है। सबसे सरल एंटीबॉडी है, जो सबसे सिंपल एंटीबॉडी है, इसकी संरचना जो है वाई शेप की होती है, और इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला शामिल होती हैं, जिसमें से 2 भारी श्रृंखला और 2 हल्की श्रृंखला होती है। भारी श्रृंखला को H के कारण जो है हैवी से H, और हल्की को लाइट से L से डिनोट करते हैं। और अब ये बात आ गई कि ये जो है भारी और हल्की श्रृंखला हो गई। अब इसमें कभी पूछा जा सकता है कि ये दोनों आपस में जुड़े थे कैसे हैं, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। हल्की श्रृंखला जो होती है उसमें 220 एमिनो एसिड्स होते हैं, और भारी श्रृंखला में उसका दुगना 440 एमिनो एसिड्स होते हैं। एंटीबॉडी का जो एटॉमिक वेट है, आणविक भार है, वो 50,000 से 70,000 डाल्टन तक होता है। एंटीबॉडी अपनी भारी श्रृंखला में उपस्थित इम्यूनोग्लोबुलिन के आधार पर 5 प्रकार की होती है। ये आपको याद रखना है कि अगर भारी श्रृंखला के आधार पर उसका वर्गीकरण करेंगे तो वो 5 प्रकार की होती हैं। आप अगर कभी जो है किसी का सीरम टेस्ट या उस तरह की रिपोर्ट देखिए जिसमें जो है एंटीजन एंटीबॉडीज रिलेटेड होता है, तो आपको IgG, IgA, IgM, IgD और IgE ये सीरोलॉजिकल टेस्ट में जो है इस तरह से एंटीबॉडी का जो है पता चलता है। तो ये 5 प्रकार की होती हैं, IgG, IgA, IgM, ID, IgE। इसको इसी तरह से लिखा जाता है। अब बात करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन किसको क्या दे सकता है। हमने एंटीजन की बात कर ली, एंटीबॉडी की बात कर ली, तो O+ मतलब ये RH फैक्टर निगेटिव है। ब्लड में RH फैक्टर पाया जाता है, जो अफ्रीका के एक रीसस मंकी में जिसका जो है खोज हुई थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है खोज की थी। तो RH पॉजिटिव, RH निगेटिव। अब इसमें शर्त क्या होती है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, निगेटिव वाला निगेटिव को दे सकता है। तो सबसे पहले अगर हम O की बात करें, O निगेटिव को देगा। O पॉजिटिव जो है O पॉजिटिव को दे सकता है, ये डोनर है, ये रिसीवर है, किसी को भी किसी तरह से लिख लें। लेकिन वहीं पर O पॉजिटिव A निगेटिव को नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पर RH फैक्टर की असंगतता जो है हो जाएगी। असंगत RH फैक्टर के हिसाब से उसको नहीं दिया जा सकता है। A निगेटिव वाला केवल A निगेटिव से ले सकता है और दे सकता है। तो इस चार्ट को देखकर आपको 2 चीजें क्लियर हो गई होंगी। पहली चीज जो है कि O निगेटिव जो है ये सबको दे सकता है। O निगेटिव या O ब्लड ग्रुप इसीलिए जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सबको ब्लड दे सकता है। और यूनिवर्सल रिसीवर किसे कहते हैं, AB पॉजिटिव, ये सबसे जो है ग्रहण कर सकता है। तो अगर मोटे तौर पे आपने देखा होगा कि O को हम कहते हैं कि ये यूनिवर्सल डोनर है, और AB ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट ग्रुप है। लेकिन अगर उसको हम और स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पर AB पॉजिटिव जो है यही जो है अकेला यूनिवर्सल डोनर है, और AB निगेटिव के साथ कुछ समस्याएं हैं। AB निगेटिव वाला O पॉजिटिव को नहीं दे सकता है या उससे नहीं ले सकता है। तो अब इसको आगे भी हम समझेंगे। तो यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, बहुत कई बार पढ़ चुके हैं, इसमें जो है कुछ खास नहीं है बताने को। तो समरी क्या हुई, कौन किसको दे सकता है। अगर हम पॉजिटिव निगेटिव को हटा दें तो A वाला जो है डोनर किसको किसको ब्लड दे सकता है, A को दे सकता है, AB को दे सकता है।
बी का डोनर जो है बी को तो देगा ही, ए बी को भी दे देगा। ए बी सब जगह देने में आएगा, क्यों? क्योंकि ए बी सर्व जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, यानी वो सबसे ले सकता है। तो रिसीवर में कहीं भी होगा तो उसका नाम आपको जो है उस चार्ट में जरूर दिखेगा। फिर ए बी जो है बी को से जो है बी को दे सकता है और ए बी को तो देगा ही, और ओ जो है ये बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को जो है ब्लड दे सकता है। तो ये जो है एक समरी हो गई, जो सामान्य परीक्षाओं के लिए यही आपको ज्यादा याद रखना पड़ता है। अब आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था, पूछा भी जाता है अक्सर, कि अगर कोई बहुत इमरजेंसी है, मान लीजिए एकदम से कोई ट्रामेटिक घटना हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ और अस्पताल वालों के पास इतना जो है समय नहीं है कि वो सर्जरी से पहले उसको बचाने के लिए उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट कर सकें, तो ऐसी कंडीशन में उसको कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है, जिसको हम इमरजेंसी ब्लड ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो बिना जांच के किसी को भी जो है आप ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत उसको नहीं होगी। हेमरेज मतलब रक्त का बहना या हीमोलाइसिस, दोनों जो है दोनों ब्लीडिंग की कंडीशन है। इससे आरबीसी की संख्या जो है लगातार शरीर में घट जाती है और इसी को हम सिंपली एनीमिया कहते हैं। आरबीसी की संख्या में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि भी हो सकती है। हो सकता है आपके शरीर में आरबीसी या जिसको हम हीमोग्लोबिन टेस्ट कहते हैं उसमें आरबीसी जो है बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हो, तो ऐसी कंडीशन को क्या करेंगे? पॉलीसाइथीमिया। तो ये क्या हो गया? एक रोग हो गया। तो पॉलीसाइथीमिया क्या है? आरबीसी सामान्य स्तर से अधिक होना और आरबीसी या हीमोग्लोबिन का रक्त में सामान्य स्तर से कम होना, एनीमिया। फिर आरबीसी की संख्या का निर्धारण किससे करते हैं? हीमोसाइटोमीटर से। आरबीसी को गिनने के लिए जो है एक ये यंत्र होता है हीमोसाइटोमीटर। इसकी संख्या WBC से अधिक होती है। कितनी होती है? कल के लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। अब पॉलीसाइथीमिया की हमने बात की, यानी आरबीसी जो है शरीर में ज्यादा होना। तो पॉलीसाइथीमिया वेरा, ये उसकी एक अलग कंडीशन है थोड़ी सी। इसको जो है क्या कहते हैं? पीवी भी कहते हैं। इसी का शॉर्ट फॉर्म हो गया पीवी। तो ये पीवी कहा जाता है। ये एक प्रकार का क्या है? ब्लड कैंसर है, जो मुख्य रूप से बोन मैरो में होता है। यानी इसको हम बोन मैरो कैंसर भी कह सकते हैं, लेकिन जो है इसका शुद्ध जो है बोला जाएगा वो ब्लड कैंसर बोला जाएगा। पॉलीसाइथीमिया वेरा से ग्रस्त होने पर जो बोन मैरो अत्यधिक मात्रा में लाल रक्त कोशिकाएं बनाने लगती हैं और इसके कारण खून अधिक गाढ़ा हो जाता है। जब आरबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी तो ब्लड जो है अपनी सामान्य विस्कोसिटी से जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस स्थिति के कारण स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, खून का थक्का भी जम सकता है हमारे शरीर के अंदर। तो ये सारे जो है पॉलीसाइथीमिया वेरा में होता है। अब आरबीसी की बीमारी हमने पढ़ ली। WBC अगर कम ज़्यादा उसको क्या कहते हैं? तो अगर WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स की अधिकता हो जाए हमारे शरीर में, उसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। ठीक है। और WBC की अगर कमी हो जाए हमारे शरीर में, कम हो जाए, तो उसको हम ल्यूकोपीनिया कहेंगे। ये दोनों नोट कर लीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आपने देखा होगा बहुत सारे रेडियो आइसोटोप्स हैं जो इलाज में काम आते हैं किसी भी बीमारी के, खासकर कैंसर, ट्यूमर, और इनका मिलान वाला भी क्वेश्चन विशेषकर PCS में आता है और वन लाइनर क्वेश्चन जो है अन्य एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। तो गोल्ड 198 ये क्या है? ये सोने का एक समस्थानिक है, रेडियो आइसोटोप है। तो ये किसके उपचार से संबंधित है? ये कैंसर के उपचार से संबंधित है। फिर ल्यूकीमिया जिसको हम रक्त ब्लड कैंसर कहते हैं, इसमें किसका यूज करते हैं? फास्फोरस 32 का। बस आप ऐसे ही शॉर्ट में नोट कर सकते हैं कि ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर का इलाज फास्फोरस 32 से करते हैं। कोबाल्ट 60 ये क्या होता है? ये भी एक सिंथेटिक रेडियो आइसोटोप है और इसका जो है प्रयोग कहां पर करते हैं?
इसका प्रयोग जो है विकिरण चिकित्सा यानी रेडिएशन थेरेपी में किया जाता है। अब जीवों और जंतुओं के जो अवशेष होते हैं उसमें जिसको हम कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं, उनकी आयु का पता लगाने का, तो उसमें जो रेडियो कार्बन यूज होता है वो कौन सा है, वो कार्बन 14 है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें अगर कहीं पर जो है रक्त का थक्का जमा हुआ हमारे शरीर में, जो कि खासकर जो है ब्रेन हैमरेज की कंडीशन में हो जाता है, तो रक्त का थक्का का पता लगाने के लिए सोडियम 24 यानी Na24 रेडियो आइसोटोप का यूज किया जाता है। कोबाल्ट 60, इसका प्रयोग मस्तिष्क में उत्पन्न ट्यूमर को नष्ट करने के लिए तथा कैंसर के उपचार हेतु किया जाता है, जिसको हमने अभी रेडिएशन थेरेपी के बारे में पढ़ा। रेडियो एक्टिव सोडियम यानी Na24, ये रक्त प्रवाह का वेग जो है इससे पता लगाया जाता है कि कहाँ पर जो है जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो बाधित हो रहा है, तो जो हमने पीछे पढ़ा यानी रक्त का थक्का पता लगाना। आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता को पता लगाने में किया जाता है। रेडियो एक्टिव फास्फोरस का उपयोग जो है ये हड्डियों की जो बीमारियां हैं उनके इलाज में होता है। और रेडियो एक्टिव आयरन या रेडियो एक्टिव लोहा, इसका उपयोग एनीमिया के रोग को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ये इसके संबंधित बीमारी हो गई। अब जो है ब्लड प्रेशर की भी बात कर लेते हैं। तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए किसका यूज करते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर, आप सभी जानते हैं, जो बीपी मशीन जिसको हम लोग सामान्यतः जानते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब जो है वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष 120/80 mm पारे के दाब पर होता है। यहाँ पर जो है mmHg से तात्पर्य मिलीमीटर जो है पारा होता है। मानव का रक्तदाब धरातल पर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ये बात हम रिपीट कर चुके हैं। अब एक जो है ब्लड से ही संबंधित बीमारी है जो RH फैक्टर की असंगति के कारण होता है और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। कौन सी बीमारी है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये कब होती है, ये जो है फीटस स्टेज में यानी भ्रूणी अवस्था में ही जो है बच्चे में हो सकती है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, अगर जो है माता को जो है हम ऐसे दिखाते हैं और पिता को इस तरह से, तो अगर जो माता जो है RH निगेटिव है यानी उसका जो RH फैक्टर है वो निगेटिव है और पिता का जो है RH फैक्टर पॉजिटिव है, तो ऐसी कंडीशन में जो है जब गर्भधारण होगा तो RH पॉजिटिव बच्चा पैदा होने की संभावना है। तो अगर जो है बच्चा RH पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें जो है उसके माँ के शरीर में ही जो है RH पॉजिटिव के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बन जाएंगी, क्योंकि वो इस ब्लड ग्रुप को भी जो है हमारा शरीर ब्लड को भी जो है एक एंटीजन समझता है। जो भी इससे जो है एंटीजन जो इसमें होता है उसको जो है एक बाहरी जैसे वायरस को ट्रीट करते हैं उसी तरह से उसको भी करते हैं, तभी जो है एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो इसके अगेंस्ट भी जो है एंटीबॉडी बन जाएगी। तो जब पहला बच्चा होगा तो RH असंगति के रूप में ज़्यादा चिंता का कोई विषय नहीं होगा, क्योंकि जब एंटीबॉडी बनेगी तब तक जो है उस बच्चे का जन्म हो जाएगा। लेकिन जब RH पॉजिटिव बच्चा पैदा होता है तो माँ का शरीर RH का फैक्टर के विरुद्ध एंटीबॉडी पैदा कर देगा और यदि पुनः वही महिला कभी जो है RH पॉजिटिव बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है, कंडीशन क्या है कि अगली बार अगर फिर जो है बच्चा जो कोख में बच्चा है वो RH पॉजिटिव है तो ये एंटीबॉडी रक्त कोशिकाओं पर हमला कर देंगे और दूसरे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। यानी पहला जो बच्चा है वो सामान्य तौर पर पैदा हो जाएगा, लेकिन दूसरा बच्चा जो है उसकी गर्भ में ही मृत्यु हो सकती है। लेकिन आजकल जो है इसका भी जो है एक इलाज ढूंढ लिया गया है, लेकिन चूंकि लोग विवाह करने से पहले अपने ब्लड की स्क्रीनिंग या मैच नहीं करवाते हैं, भारत में अभी जो है ये चीज़ इतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, इसलिए जो है इस तरह की बीमारियां जब हो जाती हैं तभी सामने आ पाती हैं। तो कंडीशन आपको यही याद रखनी है कि मदर RH निगेटिव होने चाहिए, फादर जो है RH पॉजिटिव होना चाहिए और जो बच्चा हो वो RH पॉजिटिव हो।
उसी कंडीशन में ये बीमारी होगी। आगे चलते हैं, एक टर्मिनोलॉजी है ग्रीन ब्लड। कभी कभी पीसीएस या यूपीएससी में इस तरह के जो है चौंकाने वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ग्रीन ब्लड क्या होता है? ग्रीन ब्लड एक्चुअल में कोई खून नहीं है जो हमको चढ़ाया जाता है। ग्रीन ब्लड जो है व्हीट ग्रास जूस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि व्हीट ग्रास जूस, जैसे आपने जो गेहूं का जो है सीडलिंग स्टेज का पौधा होता है जो इतना बड़ा होता है, पूरा हरा हरा ही होता है, उसका जो है जूस अगर निकाल लिया जाए, जो आजकल जो है फूड सप्लीमेंट की तरह बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, इसमें 70% तक जो है लिक्विड क्लोरोफिल होता है, पोटेशियम होता है, कैरोटीन होता है, प्रोटीन होता है, 90% से अधिक जो है लौह तत्व होते हैं, तो अमीनो अम्ल, विटामिन ए बी सी, ये सब जो है इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इसमें 70% क्लोरोफिल रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर व्यक्ति में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। साथ में इसमें जो बहुत सारे गुण होते हैं, एंटी एजिंग होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ग्रीन ब्लड जो है थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करके मोटापा भी घटाता है। इसमें मौजूद विटामिन B17, आपने B12 तक पढ़ा है, लेकिन उसके आगे भी कई सारे बी खोज हो चुकी है, लगातार जारी है। तो B17 जो है इसमें मौजूद होता है, जिसका नाम लैटेराइट रखा गया है। उसके अलावा अमीनो एसिड, एंजाइम, ये सभी जो है कैंसर के विरुद्ध जो है शरीर को लड़ने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो ये तो ग्रीन ब्लड हो गया। अब हमारे शरीर में ग्रीन ब्लड एक बीमारी भी होती है, ये भी आपको बताना जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कभी आपके सामने क्वेश्चन आ गया इस तरह का। तो ग्रीन ब्लड जो होती है, इसको टेक्निकली क्या कहते हैं? सल्फो हीमोग्लोबिनिया। यहां पर क्या जुड़ गया है? सल्फ, यानी सल्फर। अगर हमारा जो ब्लड जो कि ऑक्सीजन और CO2 से बाइंड होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होता है, तो उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होता है तो उसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अगर सल्फर से बाइंड हो जाए तो सल्फो हीमोग्लोबिन कहेंगे, और इस बीमारी को सल्फो हीमोग्लोबिनिया कहेंगे। अब ये सल्फर आता कहाँ से है? तो हम कुछ दवाएं ऐसी खाते हैं कभी जिसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कौन कौन सी दवाएं हैं ऐसी? जैसे कि सल्फोजिनामाइड है, और इसके अलावा जो है और भी कुछ बीमारी होती हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ से जो है हमारे शरीर में अगर सल्फर की मात्रा जो है ज़्यादा पहुँच रही, तो वो सल्फर जो है हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड कर देगा, तो जो है हमारा जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन सिस्टम है शरीर में, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर पूरे शरीर में जाती है, और अशुद्ध रक्त के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होके वापस फेफड़ों में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। तो इस कंडीशन को जो है हम सल्फो हीमोग्लोबिनिया कहते हैं। अब हार्ट में कई तरह के रोग होते हैं। कौन कौन से रोग हो सकते हैं? एक तो ये कपाटी रोग, जिसको वाल्व में खराबी होने के कारण जो है वाल्वुलर डिजीज के नाम से जानते हैं। एंजाइना, ये एक जो है हार्ट डिजीज है, जो हमारी हार्ट की जो है मेम्ब्रेन है, जब उसमें ठीक तरह से ब्लड नहीं पहुंच पाता है तो उस एंजाइना हो जाता है। इसमें जो है हमको हार्ट में पेन महसूस होता है, और ये जो है कोरोनरी धमनी यानी कोरोनरी आर्टरी के संकुचन या उसमें थक्का जमने के कारण होता है। फिर एक बीमारी है पेरिकार्डियाइटिस। पेरिकार्डियाइटिस इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। जो हमारा हार्ट है उसकी जो बाहरी आवरण है उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। और जब उस बाह्य आवरण में यानी पेरिकार्डियम में बैक्टीरियल जो हमला हो जाए या वायरल हो जाए, जिस भी वजह से जो है उसमें संक्रमण हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, और उसमें सूजन आ जाती है, उसमें बीच में पानी भर जाता है, तो इस कंडीशन को पेरिकार्डियाइटिस कहते हैं। और इसी तरह से हार्ट की टीबी भी हो जाती है। अगर जो है टीबी का बैक्टीरिया जो है आपके पेरिकार्डियम को इन्फेक्ट कर देता है तो आप उसको जो है हार्ट टीबी कहेंगे। फिर एक होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज। ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, और इससे जो हार्ट के वाल्व होते हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, और हार्ट की जो मसल्स होती हैं
वो कमज़ोर हो जाती हैं। फिर जल्दी से बात कर लेते हैं ब्लड वेसल्स की, क्योंकि हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धमनी। धमनी आर्टरीज ये क्या होती है? ये हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम करती है। यानी आर्टरी क्या करती है? हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त ले जाने का काम करती है। तो जब ये हृदय से अंगों को सप्लाई कर रहा है तो ये कैसा ब्लड होगा? ये प्योर ब्लड होगा, इसमें ऑक्सीजन होगी, यानी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी शुद्ध रक्त होगा। अब सिराएं की बात कर लेते हैं। ये विभिन्न अंगों से हार्ट में खून को वापस लाता है, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? अशुद्ध रक्त कहेंगे। तो एग्जाम से पूछा जाता है कि अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है? तो धमनियां करती हैं या आर्टरीज करती हैं। शुद्ध रक्त का परिवहन आर्टरीज करती हैं, अशुद्ध का जो है वेन्स या सिराएं करती हैं। फिर अब इसके अपवाद भी हैं, और जो अपवाद होते हैं वही जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अपवाद याद कर लीजिए। पल्मोनरी महाधमनी, पल्मोनरी एरोटा। धमनी के बारे में आपने क्या पढ़ा कि धमनी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर के अंगों को ले जाती है, लेकिन पल्मोनरी धमनी जो है, महाधमनी पल्मोनरी, ये एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। और दूसरा पल्मोनरी सिरा यानी पल्मोनरी वेन्स। वेन्स में सामान्यतः क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन ये एकमात्र वेन है जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो ये दो चीजें जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अब डायलिसिस की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं जब हमारी किडनीज फंक्शन करना बंद कर देती हैं तो हम जाके अस्पताल में डायलिसिस कराते हैं। डायलिसिस क्यों कराते हैं? क्योंकि किडनी क्या करती है? हमारे ब्लड में जितने भी जो है केमिकल ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी कुल मिला के हमारे ब्लड के प्योरिफिकेशन का काम जो है डायलिसिस के द्वारा हमारा किडनी करती हैं। किडनी कितनी होती है? एक जोड़ी होती है, यानी वन पेयर होती है। ये रक्त में उपस्थित फास्फेट व नाइट्रोजन यौगिक यूरिया और यूरिक अम्ल को अलग अलग करता है तथा रक्त के ऑस्मोटिक प्रेशर को या परासरण दाब को नियंत्रित रखता है। जब कभी किडनी के शुद्ध नहीं कर पाता रक्त तो कृत्रिम अपोहक यानी डायलाइजर्स का यूज किया जाता है। तो इसीलिए जो है डायलिसिस जो है करानी पड़ती है किडनी के मरीजों को। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसा लगा? जितना आपको जानना जरूरी था, क्योंकि अगर देखा जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम को अभी और ज़्यादा बढ़ा करके पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इतना पर्याप्त है आपके लिए। आगे कभी मूड हुआ जो है इस टॉपिक को दोबारा लेने का तो एक वीडियो में मैं हार्ट का जो पूरा फंक्शनिंग है, किस तरह से हार्ट होता है और कैसे कैसे वो पंप करता है, किधर अशुद्ध रक्त जाता है किधर शुद्ध रक्त जाता है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसकी पीडीएफ फाइल अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपलोड कर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।